नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा को भारत आने का दिया न्योता। भारत कुवैत के बीच रक्षा, संस्कृति, सोलर अलायंस सहित कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देश आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए सहमत। संभल चंदौसी में मिली खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत। प्रशासन ने कहा जरूरत पड़ने पर एएसआई की लेंगे मदद। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर भाजपा का हमला। बांसुरी स्वराज ने बताया चुनावी स्टंट। पूछा पंजाब में अब तक क्यों नहीं गए महिलाओं के खाते में पैसे। और त्रिपुरा धलाई जिले में ब्रू आदिवासी समुदाय के गांव बुढ़ा पाड़ा का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया दौरा। 40 साल बाद सफल हुए पुनर्वास पर जताई खुशी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक स्तर के बन सकते हैं। दोनों ही देश इसे लेकर सहमत हैं। वहीं कुवैत भारत को लेकर सकारात्मक है और भविष्य में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उत्सुक है। 4 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा और उस दौरे के ऐतिहासिक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तो मिलकर काम करने पर सहमत हुए ही द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा। ये अवार्ड मित्रता की निशानी के तौर पर राष्ट्र प्रमुखों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अभी विश्व के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुख ही इससे नवाजे गए हैं। पीएम ने भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इस अवार्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अस-सबा को समर्पित है। पीएम मोदी को मिला ये 20वां शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री की कुवैत के अपने समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries.
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। We are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. पीएम की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हम्माद अल मुबारक सबाह से भी हुई। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत कुवैत दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा ने मजबूत रिश्तों और करीबी सहयोग की शानदार इबारत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। चाहे हम बात करें खेलों की या करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की या व्यापार की बात करें या रक्षा क्षेत्र की, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में इन क्षेत्रों में काफी मजबूती देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले पर इन दिनों पूरे देश की नजरें हैं। आए दिन यहाँ कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए हैं और इस बीच संभल के चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली, जिसमें कई कमरेनुमा आकृतियां दिख रही हैं। देखिए। पहले मंदिर, फिर कूप और अब ऐतिहासिक बावड़ी। संभल के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी। संभल में कदम कदम पर मिल रहे हैं सनातन के निशान। मिट्टी से भर दी गई थी ऐतिहासिक धरोहर। फिर से धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है संभल। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी संभल। संभल में आज जब बावड़ी और उसका गेट और सुरंग मिले तो सब हैरान रह गए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। बावड़ी 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। हो सकता है कम से कम 150-150 वर्ष पुरानी। ये बस्ती सैनी समाज की बताई जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। चंदौसी के इस लक्ष्मणगंज क्षेत्र को लेकर जिला अधिकारी को जन सुनवाई के दौरान किसी ने शिकायत की थी। उसके बाद शुरू हुआ खुदाई का काम। 400 वर्ग मीटर में मिट्टी हटवाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद सावधानी से खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे परत दर परत मिट्टी हटने लगी और सामने आ गई बावड़ी। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। खुदाई जारी है। लोगों के मुताबिक बावड़ी 3 फ्लोर वाली है। 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं। ऊपर का तल ईंटों का। इसमें एक कुआं भी बताया जाता है। कभी इस जगह का ताल्लुक सहसपुर घराने से था। लक्ष्मणगंज में बीते 17 दिसंबर को खंडहरनुमा प्राचीन बांके बिहारी मंदिर भी मिला था। उसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर ने बीते शनिवार को जिलाधिकारी को एक पत्र दिया।
पत्र में उन्होंने लक्ष्मणगंज में बावड़ी होने का दावा किया था और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की थी। बस उसके बाद जिला अधिकारी ने बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए आदेश दिए और खुदाई शुरू हुई। शनिवार के बाद रविवार की सुबह एसपी और डीएम की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू कर दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद बावड़ी का स्ट्रक्चर सामने आने लगा, जिसमें कमरे, सीढ़ी, सुरंग और एक गेट नजर आने की बात कही जा रही है। अब जब बावड़ी सामने है, तब मौजूदा अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात हो रही है। वहीं प्रशासन ने ये भी कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को भी पत्र लिखा जा सकता है। संभल से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि भारत अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देगा। भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवादी है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करना भारत का लक्ष्य है। कोविड में दुनिया की भारत ने आगे बढ़कर मदद की है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। जो भारत वैश्विक शांति के लिए काम करता है, जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके नागरिक पूरी दुनिया में अपने टैलेंट और तकनीक के दम पर पहचान बना रहे हैं, ऐसा भारत बहुपक्षीय वैश्विक मंचों में सुधार की मांग लगातार करता रहा है। इसी तरह का संदेश विदेश मंत्री ने शनिवार को आयोजित 27वें SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय एमिनेंस अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सुधार की मांग लगातार करता रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। ये देश प्रक्रियात्मक फैसलों को छोड़ किसी भी फैसले पर अपना वीटो दे सकते हैं। यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर बाकी 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की पावर नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आम आदमी पार्टी सोमवार से महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर महिला सम्मान के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को महिलाओं की चिंता होती तो वे गली गली में शराब की दुकानें न खुलवाते और महिलाओं की सुरक्षा दांव पर न लगाते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू होगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगाने और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा, तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है, तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान से स्पष्ट झलकता है कि वो चुनाव हार रहे हैं और जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने भगाने का काम किया था, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि बांग्लादेशियों को फिर से स्थापित करना, रोहिंग्याओं को स्थापित करना, यही मूल धर्म केजरीवाल जी का। दिल्ली को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर जमे पानी और सीवरों की खस्ताहाल हालत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। इस मामले में एलजी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया। वीके सक्सेना ने लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे सीवरों के बदबूदार पानी और उससे हो रही समस्याओं पर लोगों से बात की। एलजी ने लिखा कि अपनी समस्याओं और कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। उन्होंने इस बदहाल स्थिति से निपटने के लिए आप सरकार से आग्रह करते हुए इस पर तुरंत कदम उठाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विस्थापित ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास वाले गांव का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि विस्थापित ब्रू रियांग परिवारों के पुनर्वास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे लोग अपने घरों में सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। उन्होंने बताया कि 2018 में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में प्रगति हुई। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई जिले में 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में
सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर की थी। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने विजन और संवेदनशीलता के साथ नॉर्थ ईस्ट को विकास का केंद्र बना दिया है। सरकार अष्टलक्ष्मी राज्यों का समावेशी और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में प्रवासी ओडिया विकास समिति ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ और संसद में घायल हुए भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से कर्तव्य पथ पर आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का समापन हो गया और इस अवसर पर प्रतिभाशाली दिव्यांगजन और दिव्य कला मेले के स्टॉल संचालकों को सम्मानित भी किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि राजधानी दिल्ली में आयोजित दिव्य कला मेला एक अद्भुत मेला आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और शिल्पकारों ने इस 11 दिवसीय मेले में हिस्सा लिया। वहीं दिव्यांगजन के समुचित विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। जो दिव्यांगजन करना चाहें कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। तो आज जो एक जम्मू कश्मीर बैंक के साथ भी एमओयू हुआ है, तो वहाँ के लोगों को अभी तक लोन नहीं दे पा रहा था एनडीएफडीसी, वो भी शुरू हो जाएगा। आज ऐप भी लॉन्च हुआ है कि लोन लेना और सस्ता हो जाए। आम जनता की जो धारणा है कि दिव्यांगजन थोड़ा कम कर पाते हैं, वो धारणा दूर हो, और जो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे भी स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले, नहीं हमारा बच्चा भी सब कुछ कर सकता है। तो उसका पर्पज़ ये है, और दिल्ली की जनता ने बहुत सभी दिव्यांग आर्टिस्ट को प्यार दिया है और खरीदी की है और बहुत सराहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार विजन 2047 का आयोजन किया गया। आयोजन में देश के विविध हिस्सों में उद्यम से जुड़े युवाओं ने हिस्सा लिया और विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार विजन के संयोजक विकास वैभव ने कहा कि बिहार में असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं। विकास वैभव से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इंस्पायर बिहार के विजन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस विकास वैभव। सर, हमारा जो विजन है जो 2047 का आपने रखा है, ये विजन क्या है? देखिए, विजन बहुत स्पष्ट है कि विकसित बिहार ऐसा बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमें बिहार में उद्यमिता की क्रांति लानी होगी। स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में जब लगें तब सफल हों, तभी हम अपने जो 9 करोड़ यूथ है जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनको बिहार में ही रोजगार दे सकेंगे। इस विजन पर हर गांव में, हर वार्ड में कार्य करने की आवश्यकता है और इसीलिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार वासियों को जब जोड़ने का प्रयास हुआ तो आज ये अत्यंत सुखद है कि लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं। 1.5 लाख तो केवल वॉलंटियर्स हैं, अब संगठन जुड़ रहे हैं जिसमें हजारों लोग एक साथ में जुड़ रहे हैं। तो सुखद संकेत है। छोटे छोटे प्रयासों से, अंशदान से ही बदलेगा बिहार। बिहार के जिम्मे में माइग्रेशन है, बिहार के जिम्मे में बदहाली है, बिहार के जिम्मे में वो घर पर बैठे बूढ़े हुए लोग हैं। तो कैसे बदलेंगे आप बिहार को? इसमें एक तो बड़ा विजन इसके लिए चाहिए।
देखिए, कोई विजन में व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है। मैं तो उस बिहार को जानता हूँ जो प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, तब हमने नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित देखा है। तो क्षमता तो हमारी असीम है, ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसके लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम समाज में ऐसा बन सके कि जब स्टार्टअप्स लगे तो सफल हों। बिहार में कैसे लोग जाएं, उद्यम को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे आपने स्टार्टअप की बात की, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे वहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर को समझें? क्योंकि बीते साल में बिहार ने बहुत कुछ देखा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उजड़ते हुए बिहार को देखा है। क्योंकि अभी तक हम बिहार को उस बिहार को जानते थे जिसमें लोग जातियों के नाम पर संघर्ष करते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार किसी भी कार्यक्रम में, किसी मंच पर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं और स्वप्न बस एक है कि एक विकसित बिहार बने। इसमें कैसे हम योगदान दें। आज जो संख्या कम हो सकती है, लेकिन मेरा मानना जब और लोग जुड़ेंगे और बढ़ेगा, तो जो आज 350 स्टार्टअप हैं, कल लाखों में होंगे जो साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे होंगे। जिस प्रकार से निःशुल्क पाठशालाएं आज चल रही हैं, आज बहुत लोग इस कार्यक्रम में भी आए जिन्होंने संकल्प लिया कि हम भी इस प्रकार से कुछ कार्य करेंगे। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम यही कह रहे हैं कि आप केवल अपनी सोच को सीमित न करें। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को फिर भी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। शायद 1% लोगों को मिल सकती है। तो बिहार में यदि विकास होना है तो अपनी जो आपकी क्षमता है उसको उद्यमिता की ओर भी आप बढ़ाएं, और इसके लिए हम लोग एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज सफलता मिलती हुई दिख भी रही है। बिहार में बहुत संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं। अब हमें ये देखना होगा कि उस संभावनाओं को कैसे हम तलाशते हैं और कैसे उद्यमिता के जरिए बिहार को आगे बढ़ाते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में बीते एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला है और इसकी वजह देश में स्थिर राजनीतिक हालात और अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को माना जा रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच जीसीसी देशों द्वारा भारत में 27.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया और इसमें 24.5 अरब डॉलर यानी 89% की निवेश तो बीते 10 वर्षों में आया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2013 तक जीसीसी द्वारा भारत में केवल 3 अरब डॉलर का निवेश किया गया था। केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इस दौरान 600 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई देश में आया है। डीपीआईआईटी और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में 1991 के निजीकरण के बाद से जून 2024 तक कुल 1059 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। इसमें से 689 अरब डॉलर यानी 65% 2014 से जून 2024 के बीच आया, जबकि 370 अरब डॉलर यानी 35% 1991 से 2014 के बीच आया था। महाकुंभ मेले के लिए साधु संतों का प्रयागराज पहुंचना शुरू हो चुका है। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने शाही अंदाज में महाकुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया। घोड़े, रथ और बग्घियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ संत छावनी तक पहुंचे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।